तो हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया था और कल के और परसों के लेक्चर में हमने देखे थे कि बेसिक पार्ट कैसे लिखना है। ओके, अब ये जो हमने देखा है ना कल की ये जो इंट्रोडक्शन है उसमें 5 पार्ट्स होते हैं, ऐसा कोई चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन अगर इस वे से करोगे ना तो मतलब वो इंट्रोडक्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। कुछ पेपर्स ऐसे भी है कि जिसमें टेक्स्ट ही लिखा है लेकिन अच्छे से लिखा है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं कि डायग्राम है तो ही वो अच्छा है, बट वो अच्छा दिखता है, मतलब वो परफेक्ट हो जाता है सब जगह से, इसलिए चेकलिस्ट ऐसे मान लो। ठीक है, अब हमने जो कल एग्जांपल देखा था उसमें हमने ये भी देखा कि आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, खुद का डायग्राम है तो कैसे लाना है, खुद का डायग्राम नहीं है तो भी कैसे लाना है। मैं आपको मेरे थीसिस का चैप्टर दिखाती हूँ इंट्रोडक्शन वाला कि मैंने कितने डायग्राम्स ड्रॉ किए, तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर ज़्यादा हमें खुद का ही ड्रॉ करना होता है। एक ही डायग्राम मैंने लिया है वहाँ पे, फिर भी वो मेरे गाइड बोले थे कि वो क्यों लिया है, उसको कन्वर्ट करो, मतलब वही डेटा अगर आपको दिखाना है तो भी दिखाओ लेकिन कुछ उसका स्ट्रक्चर चेंज करो, ऐसा भी होता है। तो मतलब एग्जिस्टिंग जनरली नहीं लेना, एग्जिस्टिंग लेना है, मतलब रेफर करना है, बट उसको कन्वर्ट करके आपके वर्ड्स में आपको उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें एलआर में भी लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये माइंड मैप क्या होता है। माइंड मैप का मतलब होता है जब हम कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे प्रियंका मैम का टॉपिक है ऑगमेंटेड रियलिटी, तो आपने क्या किया, आज बैठे बैठे मोबाइल पे चेक किया, ऑगमेंटेड रियलिटी का एक वीडियो देखा आपने और उससे कुछ पता चला आपको कि उसका मार्केट ट्रेंड क्या है, मतलब आपको एक पॉइंट पता चलता है। तो एवरी टाइम आप ऐसा नहीं करते ना कि इसके मार्केट ट्रेंड ही देखते हो। नेक्स्ट टाइम सपोज कल आपने देखा कि उसके कौन से कस्टमर्स हैं, परसों आपने उसके एप्स देखे, तो ऐसा क्या करते हैं हम रोज, हमारा जो सर्चिंग होता है ना वो अलग अलग कीवर्ड्स डाल के हम सर्च करते हैं, और वैसे ही होना चाहिए क्योंकि रिसर्च है, और रिसर्च का मतलब ही बार बार सर्च करना होता है। लेकिन ये रिसर्च हम सिर्फ सर्च करते जाएंगे और कुछ लिखेंगे नहीं ना, तो वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। वेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, 4 साल के बाद अगर आप सब पढ़ते गए, सिर्फ पढ़ते गए, ठीक है, मेरा ऐसे हुआ था, हम सिर्फ पढ़ते रहते थे और हमारे गाइड ने भी हमने ऐसे बोला नहीं था कि ये नोट बनाना है, तो ये नोट बनाना है हमें जब भी कोई भी पेपर रेफर करें। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पेपर रिव्यू किए, क्या गारंट, क्या प्रूफ है कि आपने 10 पेपर रिव्यू किया, तो वो पेपर रिव्यू किया, इसका गारंट, इसका एक प्रूफ मतलब है कि आपको उसका माइंड मैप बनाना है और इमीडिएटली वो कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है कि आपने कौन सा पेपर देखा, इवन इफ इट इज नॉट रिलेटेड। ठीक है, कि आपने 10 पेपर रिव्यू किया है, तो वो कैसे करना है, एक मेथड है आपका टेबल, वो आप एक्सेल का टेबल करो, वर्ड का टेबल करो, कहीं से भी टेबल करो। ठीक है, अब हमें फिलहाल हम तो वेबसाइट से ही रेफर करने वाले हैं, बट वो टेबल आपको बनाना है। ठीक है, अब ये टेबल में हमें क्या लिखना है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर्च करने वाले हैं। अभी हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम सर्च करते थे कि डेफिनेशन है, फिर उसका स्टैटिस्टिकल फिगर्स है, ये सब हमें सर्च करना है। तो जब ओवरव्यू वाला आता है तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं उसका इवोल्यूशन, हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री अगर हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो 2008 में आया था वही आज का है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके भी इवोल्यूशन हो गए। ठीक है, अलग अलग टाइप की उसकी रिवोल्यूशन हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग का बाद में कन्वर्जन हो गया था ड्यू कंप्यूटिंग में, ड्यू कंप्यूटिंग का चेंज हो गया था आपका फॉग कंप्यूटिंग में, फॉग कंप्यूटिंग अभी चल रहा है वो एज कंप्यूटिंग है। तो ये एज कंप्यूटिंग मतलब कुछ नया नहीं है, क्लाउड का नया नेम है, लेकिन अंडरलाइंग आर्किटेक्चर वही है। तो ये चार हम दिखा सकते हैं क्या, यस दिखा दो, क्योंकि फिर उसको आप मतलब उसका जो पेपर का वेटेज है वो चेंज होता है, बिकॉज यू आर गिविंग द रिलीवेंस टू द करंट टेक्नोलॉजी। इट्स नॉट लाइक कि क्लाउड कंप्यूटिंग 2008 में है उसी को आपने खींचा है, तो 2008 का टेक्नोलॉजी लिया है वो अभी भी चल रहा है, वो आपने लिया भी है, लेकिन आपने इवोल्यूशन भी दिखाया है। ओनली द थिंग दैट इवोल्यूशन शुड नॉट बी डिपिक्टेड एज इट इज, मतलब 2008 में ऐसा है, तो टेक्स्ट में नहीं दिखाना है अभी आपको, टेक्स्ट में आपको लिखना है उसका एब्स्ट्रैक्ट का समरी, बट आपको दिखाना कैसे है, या तो आप टेबल से दिखाओ या तो आप माइंड मैप से दिखाओ। टेबल से दिखा तो इफ पॉसिबल उसको कन्वर्ट करना है हमें ग्राफ। ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है हमें ग्राफ में। कभी कभी नहीं बनता है ग्राफ, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ है आप दिखा सकते हो, यूजर्स बढ़ गए वो दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपने लिया है, फॉर एग्जांपल आपका परफॉर्मेंस इशू लिया है, परफॉर्मेंस इशू ऑफ ब्राउजर्स, तो ब्राउजर्स कब कितने फेल हो गए उसका कुछ डेटा है, सपोज आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा है कि 2008 में इतने फेलियर हो गए, 2009 में इतना फेलियर हो गया, मतलब वो फेलियर आपका कम ज़्यादा हो गया है और ये कभी स्टॉप नहीं हुआ है। तो ये वाला अगर आपके पास ग्राफ है और आपको दिखाना है, मतलब फिगर से अच्छा क्या रहेगा, ग्राफ की, ग्राफ से आप बता रहे हो कि यहाँ पे फेल्योर्स है, इसलिए प्रॉब्लम स्टडी करना जरूरी है और इसलिए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना जरूरी है, मतलब लोग इतने सोल्यूशन देते हैं फिर भी वो प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसलिए फर्दर रिसर्च की जरूरत है, ये पता चलता है। इसलिए कुछ चीजें अगर आपको पॉसिबल है तो वो ग्राफ में दिया करो, सब इसका पॉसिबल नहीं होता है। मेरे इसमें मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, आपको मैं दिखाऊंगी वो कैसे करना है।
ठीक है। एंड सेकंडली आपको बनाना है माइंड मैप। अब ये माइंड मैप कैसे बनते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बताती हूँ आपको कि माइंड मैप एग्जैक्टली क्या होता है। माइंड मैप का मतलब है, मैप मैप का मतलब क्या होता है कि मैप मतलब जैसे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के ऊपर एक स्टेट है, उसके दाहिने के एक साइड में एक स्टेट है, ऊपर एक स्टेट है, नीचे एक स्टेट है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, उसका स्ट्रक्चर पता चलता है। ठीक है, मतलब सेंट्रल हमारा, हम कहाँ पे रहते हैं और हमारे आजू बाजू में क्या है, ये हमें पता चलता है। इन द सेम वे माइंड मैप से भी हमें पता चलता है कि हमारा जो रिसर्च है वो एग्जैक्टली किस पॉइंट्स में है, किस एस्पेक्ट्स में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका ही टॉपिक लेती हूँ मैं प्रियंका मैम, कि अगर हमने किया ऑगमेंटेड रियलिटी का, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक पेपर मिला, एक वेबसाइट मिला, तो कुछ ना कुछ उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है। ठीक है, नोटबुक बनाओ, वर्ड में किया तो भी अच्छा है, नोटबुक बनाओ, वर्ड बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी, तो इस ऑगमेंटेड रियलिटी का मुझे क्या मिलता है, कुछ एस्पेक्ट्स मिलता है। ठीक है, तो सपोज आपने एक वेबसाइट देखा और उसमें आपको उसके एडवांटेजेस मिल गए। ऑगमेंटेड रियलिटी का एडवांटेज पहला क्या मिल गया आपको, से ऑगमेंटेड रियलिटी, और यहाँ पे मैं ये माइंड मैप बनाती हूँ, मतलब ये डायग्राम बनाती हूँ एडवांटेजेस का। ठीक है, सो ये पे मैंने बनाया, नोटबुक पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे ही करना है। एडवांटेज, और आपको एक पेपर में आपको एक ही एडवांटेज मिला, वहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि उसका लेट्स से कॉस्ट एफिशिएंसी बताया। तो आपने क्या, आपको क्या करना है, कॉस्ट एफिशिएंसी उसका यहाँ पे एक मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया उसको, मतलब एक पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, एक पेपर में, लेकिन या फिर एक वेबसाइट है, तो उसको सेव एज करना है। सेव कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी, एक फोल्डर में आपको कैसे सेव करना है। तो वो सेव किया, और उसको आपको क्या करना है, तुरंत एक पेपर में ऐड करना है। इसलिए डे वन से मैंने आपको ये नहीं बताया कि रिसर्च कैसे करना है, रिसर्च तो अभी आपका शुरू हो जाएगा। आपको रिसर्च कब शुरू करना है, जैसे आप एक टाइटल सिलेक्ट करो और उसके अकॉर्डिंगली ही रिसर्च करते हैं। नहीं तो ऐसा रिसर्च किया तो वो बेग ही हो जाएगा, वेस्ट ही हो जाएगा। और इसे शुरू करोगे तो भले वो पेपर कहीं पब्लिश ना हो, लेकिन वो आपके पीयर रिव्यू जर्नल में हो सकता है, एज अ आर्टिकल पब्लिश हो सकता है, एज अ ब्लॉग पब्लिश हो सकता है, बट इट विल बी अ आउटपुट ऑफ योर रिसर्च, इट विल बी अ आउटपुट ऑफ योर स्टडी। ठीक है, और पहले हमें स्टडी ही करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आप एक आपका एक वेब पेज रेफर किया या फिर एक बुक रेफर किया, आपके पास बुक भी होता है, हो सकता है, तो उसको तुरंत आपको वो रेफरेंसेस में ऐड करना है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, माइंड मैप की ड्रॉ किया है, ऑगमेंटेड रियलिटी का एडवांटेजेस, और यहाँ पे उसका मुझे तुरंत क्या करना है, एक रेफरेंस देना है। ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी सेकंड नंबर का रेफरेंस है। सिमिलरली एक और पेपर मैंने रेफर किया, उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी भी बताया है, और लेट्स से बेटर एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा एक एडवांटेज उन्होंने बताया, लेट्स से बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफरेंस नंबर 3। ठीक है, एंड उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी भी है, तो यहाँ पे वापस एक और रेफरेंस ऐड करो, दैट इज कॉस्ट एफिशिएंसी 3। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको डायग्राम बनाना है फॉर एडवांटेजेस, क्योंकि ओवरव्यू का पेपर में आपको क्या आने वाला है, डेफिनेशन भी आता है ना, कभी कभी डेफिनेशन भी मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक पेपर मैंने देखा था बहुत सालों पहले, जब क्लाउड कंप्यूटिंग एक 2013-14 में जब मैंने पीएचडी शुरू किया था, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के डेफिनेशन पे एक पेपर था। तो उस बंदे ने क्या किया था, क्लाउड कंप्यूटिंग के टोटल 30 to 35 डेफिनेशन उसको मिल गए थे, एंड वो डेफिनेशन का एनालिसिस करके वो उसका खुद का एक डेफिनेशन बनाया। वो 3 लाइन्स का ही डेफिनेशन था, लेकिन उसमें सारे ही डेफिनेशन कवर होते थे। उन्होंने क्या बताया कि ये डेफिनेशन ऐसा है, उसमें ये प्रॉब्लम्स है, मतलब सारा सर्विसेज का वहाँ पे लिखा नहीं है, बेनिफिट्स लिखा नहीं है, ऐसे कर करके सब डेफिनेशंस के उसने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, और उसका खुद का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाया। तो उस टाइम पे हम कैसे कर सकते थे, सपोज अगर आपको एक डेफिनेशन मिल गया, डेफिनेशन का आपको माइंड मैप बनाना है। सो यहाँ पे आपको लिखना होता है क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेशन। एक रिसोर्स से आपको मिला, और वहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ इंटरनेट बेस्ड सर्विस, तो आपने इंटरनेट बेस्ड सर्विस एक वर्ड मार्क किया और उसका रेफरेंस दिया। दूसरे जगह पे क्या लिखा है, दिस इज पे एज यू गो मॉडल, तो पे एज यू गो मॉडल का मैंने यहाँ पे लिखा। लाइकवाइज हम क्या करेंगे, उसका रेफरेंस भी बोलते जाएंगे और उसका डायग्राम भी बनाते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब होता है कि कुछ भी आपको मिलता है, इट इज नॉट वेग। रिसर्च में कुछ भी वेग नहीं होता है, सिर्फ आपको जगह पे रखना है। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल कि माइंड मैप कब कैसे ड्रॉ करना है। जब आप माइंड मैप बनाते हो ना, एक नोटबुक बनाना पड़ता है आपको, क्योंकि राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट एंड रिसर्चिंग इज डिफरेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च की जरूरत है। तो जब हम स्टडी करते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि हमने प्रॉब्लम स्टडी शुरू किया और सारे ही प्रॉब्लम्स मिल गए। हमें ऑगमेंटेड रियलिटी का चाहिए तो तुम हमने कस्टमर परसेप्शन देखा, तो हमें सारी कस्टमर परसेप्शन के पेपर एक झटके में मिल गए।
ऐसा कभी होता नहीं है। हम कितना भी अच्छा क्वेरी दे तो भी थोड़ा सा इधर उधर होता है, क्योंकि वो मशीन है। मशीन क्या करता है, सिर्फ कीवर्ड्स देख के ही आपको पेपर देता है। सो वो पेपर आपके करंट टाइटल के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, बट दूसरे टाइटल के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो आपको सिर्फ लिखते जाना है। आपको दूसरा माइंड मैप ड्रॉ करना है, उसमें लिखते जाना है। मैंने मेरे पीएचडी के टाइम पे ऐसे किया था। तो मेरा एल्गोरिथम जो टॉपिक था, लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम, तो उसमें दो पार्ट थे। मतलब लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम अलग अलग लेवल पे करते हैं। एक होता है डेटा सेंटर लेवल पे होता है, दूसरा होता है वर्चुअल मशीन के लेवल पे होता है, और तीसरा जो होता है क्लाइंट लेवल के बेसिस पे होता है। तो ऐसा 3 to 4 पार्ट में वो लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम होता है। तो मेरा जो टॉपिक था वो वर्चुअल मशीन के इसमें था। फिर मैं वो उसको सेग्रीगेट करती गई, और फिर मुझे पता चला, पहले तो मुझे बहुत सारे एल्गोरिथम्स मिले थे, अप्रोक्सीमेटली 300। लेकिन फिर मैंने देखा, जब मैं स्टडी करते गई तो मुझे पता चला कि ये अलग अलग लेवल्स पे है। फिर मैंने उसके लेवल्स का डायग्राम बनाया और वो रेफर करते गई। तो तब तो हम प्रिंट वगैरह निकालते थे, अभी प्रिंट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वो रिसर्च पेपर सेव करना है और उसको रीनेम करना है विद द रेफरेंस नंबर। फॉर एग्जांपल इसका आपको रिसर्च पेपर मिला, या फिर वेबसाइट नंबर मिला, कुछ भी मिला हो, तो उसको सेव करना है। वो आपको मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे सेव करना है, बट यू हैव टू गिव द रेफरेंसेस। और जब आप रेफरेंसेस दोगे तो वो माइंड मैप जो है ना, वो एक अलग क्वालिटी का बन जाता है, क्योंकि वो सिर्फ डायग्राम नहीं है। इट इज नॉट जस्ट डायग्राम, बिकॉज यू हैव गिवन द रेफरेंस एंड इट इज अ रिसर्च। क्योंकि आपको डायग्राम्स बहुत मिल जाएंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि माइंड मैप कैसे होता है। ठीक है, तो आपको आइडिया आएगा कि माइंड मैप ड्रॉ भी कैसे करना है, और मतलब होता क्या है, कितने अच्छे अच्छे माइंड मैप मिलते हैं। देखो माइंड मैप फॉर, उसके टूल्स भी होते हैं। लेट्स से ई लर्निंग का है, बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग का भी मिलेगा आपको। और यहाँ पे दिखाती हूँ माइंड मैप एग्जैक्टली कैसे होते हैं, बहुत अलग अलग और अच्छे स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ये होता है माइंड मैप। ठीक है, तो लेट्स से ई लर्निंग का है। ठीक है, तो ई लर्निंग मतलब क्या है, ऑनलाइन है, रिमोट एक्सेस है, डिवाइसेस अलग अलग है, इंटरनेट है। मतलब जैसे जैसे उनको कीवर्ड्स मिलते गए ना, ऐसे ऐसे आपको लिखना है। सो माइंड मैप मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छा दिखने वाला डायग्राम ऐसे नहीं, जैसे आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ करते जाओ नोटबुक पे। ऑफकोर्स टूल से जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो प्रॉपर शेप में वगैरह आ जाता है। तो ये होता है माइंड मैप। तो ऐसे माइंड मैप मैं क्लाउड का दिखाती हूँ आपको, क्लाउड का भी है। देखो ये ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स होते हैं। अब ये वाला जो है ना, ऐसा ही हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। अब ये डायग्राम कितना अच्छा ड्रॉ किया है, तो आपको ऐसा ड्रॉ करना है, यस हमें भी ऐसा ही ड्रॉ करना है। तो ये इसको सिर्फ लेकिन थोड़ा सा रिसर्च टच देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा है, और उन्होंने उसका गवर्नमेंट का कुछ इशू का पेपर मिल गया होगा, सपोज ईपीएस ईपीएस लिखा है, सपोर्ट और मेंटेनेंस। लेकिन ये सपोर्ट कहाँ से मिलगा, सपोज उनका रिसर्च पेपर नंबर है 17, सर्च करते करते 17 तक आ गए वो, और वहां से उनको मिल गया। तो ब्रैकेट में आपको सिर्फ 17 ऐड करना है, रेफरेंसेस में 17 ऐड करना है, बिकॉज इफ यू आर इंक्लूडिंग दिस डायग्राम इन योर रिसर्च, तो आपको उसका रेफरेंस देना है। आपको हमेशा ये दो ही बातें याद रखनी है रिसर्च पेपर में, या तो किसी और का आपने स्टेटमेंट उठाया होगा तो उसको रेफरेंस देना है, कंपलसरी रेफरेंस देना है, नहीं तो वो फ्लैग में अटकता है। ठीक है, सेकंडली आपने उठाया है तो भी उसको आपके लैंग्वेज में लिखना है, और थर्ड है कि आपका खुद का कंक्लूजन वहां पे ड्रॉ करना है, एंड दिस इज नथिंग बट कंक्लूजन। ये भी एक कंक्लूजन है, क्योंकि आपने क्या किया, उसको सेग्रीगेट किया। तो इसको क्लस्टरिंग मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में अगर बहुत सारे बर्तन रहते हैं, देखो हम बर्तन जब क्लीन करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, जब यूज करना है हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, पहले उसको लगाते हैं अच्छी जगह पे। मतलब अगर पहले स्पून मिलता है तो स्पून को स्पून की जगह पे रखो, प्लेट्स मिलता है तो प्लेट्स को प्लेट्स की जगह पे रखो। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब बाद में हम उसको सर्च करेंगे ना तो हमको इजी मिले। ठीक है, क्लस्टरिंग की नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एक स्पून सर्च करने के लिए फिर आपको 10 मिनट लगेगा, एक आपको सिंपल छोटा प्लेट भी चाहिए तो उसको 10 मिनट लगेगा, बिकॉज यू डोंट नो वेयर इट इज। ठीक है, तो आप जब भी सर्च करोगे ना तो उसको क्लस्टरिंग करना होता है। लिटरेचर में ऐसा आपको क्लस्टरिंग से नहीं मिलेगा। आप कितना भी अच्छा क्वेरी दो, हम डेटाबेस तो देखने ही वाले हैं, क्लस्टरिंग से ही हम सर्च करने वाले हैं, फिर भी ऐसा नहीं होता है कि एक पेपर आपको मिल गया और वो एक ही मतलब टॉपिक के बेसिस पे उसने 2-3 टॉपिक को टच किया होगा, तो आपका जो पेपर है दैट शुड अपियर इन 2-3 क्लस्टर्स। तो ये होता है आपका क्लस्टर्स। तो मान लो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इश्यूज आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो मॉनिटरिंग का ये इशू है, एसेट मैनेजमेंट का एक इशू है। ये डायग्राम बनाने से क्या हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि ये जो पेपर है आप और कितने पेपर्स उसके बना सकते हो। मान लो कि आपने जो पेपर अभी बनाया है वो सिर्फ गवर्नेंस इशू के इस पे बनाया है, और उसमें आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल गए। यहाँ पे तो दो ही बताया, लेकिन हम जब सर्च करते जाते हैं ना, हमारा टारगेट होना चाहिए हमेशा कि 100 रिसर्च पेपर्स हम रिव्यू करें।
वो 100 रिसर्च पेपर जब आप रिव्यू करोगे ना, तो आपको बहुत अलग अलग क्लस्टर्स मिल जाएंगे, मतलब ग्रुपिंग कर सकते हैं आप उसका। ठीक है, तो ये भी एक डायग्राम देखो, यहाँ पे अलग अलग उसका ग्रुपिंग किया है। तो ऐसे आपको ग्रुपिंग करते जाना है, सिर्फ इसको रिसर्च टच देने के लिए उसको रेफरेंस देना है। ठीक है, ऐसा एक रेफरेंस का एक मैंने डायग्राम देखा था, अभी शायद वो एक पेपर में भी मैंने इंक्लूड किया है, मुझे वो मिला तो मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगी कि एग्जैक्टली कैसे रेफरेंस देना है। बट इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द माइंड। समझ में आ रहा है माइंड मैप क्या है एग्जैक्टली? हाँ 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 हाँ। अभी यहाँ पे उन्होंने पे नहीं दिया है, लेकिन हमें देना है क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं ना। अभी यही डायग्राम अगर आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो ना, तो आपको हमें रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती है। हम नोट्स भी ऐसे ही करते हैं ना, जिधर से जो अच्छा मिला हम कॉपी पेस्ट करते। कॉपी पेस्ट ही करो सबसे पहले उसको, लेकिन थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज करो, और ये आगे का स्टेप है, उसका माइंड मैप ड्रॉ करो और उसको रेफरेंस दो, क्योंकि ये इशू आपने तो नहीं है ना जनरेट किया, मतलब आपके ऑब्जर्वेशन थ्रू नहीं आया है, आपको मिला है एक रेफरेंस पेपर से, इसलिए उसको रेफरेंस देना है। हाँ, यस 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 यस, क्योंकि दो इशू अलग है ना। सपोर्ट रिलेटेड कुछ अलग है, मेंटेनेंस रिलेटेड अलग है। तो सपोर्ट के भी बाजू में आएगा ब्रैकेट में 3, और मेंटेनेंस के भी बाजू में आएगा 3। और सपोज आपको एक और पेपर मिला, ठीक है, उसमें क्या है, सिक्योरिटी का इशू है, तो सिक्योरिटी के इसमें भी आपको बाजू में 4 लिखना है, और मेंटेनेंस के इसमें 3 है, कॉमा 4 लिखना है, ऐसे। आने चाहिए, आने चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च है, और रिसर्च का मतलब सिर्फ सर्च करते नहीं जाना है, हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिकली सर्च करना है, बोलते हैं ना हम, सिस्टमेटिकली। फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमने टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है, कॉलेज में। अब हमने कैसे किया था, सर ने कि मतलब कॉलेज क्लास वाइज आए थे, क्लास वाइज दिया, वो अलग है। मान लो कि क्लास वाइज आया ही नहीं है, ठीक है, 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 टी शर्ट्स आए हैं, और आपको क्या किया है, उन्होंने सिर्फ बताया कि यहाँ पे टी शर्ट्स आए हैं, अभी आपके क्लास के लिए आपको लेना है, आप वहाँ पे आ गए, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपके पास डेटा है, मतलब आपके पास क्लस्टर्स है ऑलरेडी, ठीक है, आपके पास नंबर है कि आपको एल साइज के कितने लगने वाले हैं, एक्सेल के कितने लगने वाले हैं, लेडीज को मतलब अगर लेडीज का स्पेसिफिक अलग है तो डबल एक्सेल कितने लगने वाले हैं, गर्ल्स के कितने लगने वाले, बॉयज के कितने लगने, ये ऐसा कुछ आपके पास डेटा है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे आप जाओगे और देखोगे कि पहला रैक आ गया, और वहाँ पे क्या मिल गया, सपोज एल साइज के 5 मिल गए, और आपको 10 चाहिए, आप तुरंत लोगे और आप पेंडिंग में क्या लिखोगे, और 5 चाहिए। ठीक है, मतलब आपने आपका क्लस्टर जो है उसमें ऐड करते गए ना, क्योंकि पूरे क्लास का तो आपको सेपरेट मिलेगा नहीं। तो आपको एल, हाँ, एल साइज के 5 मिल गया, आपने ऐड कर दिया। एक्सेल के 2 ही मिल गए, लेकिन वो आपने ले भी लिया, क्योंकि 10 तो एक साथ मिलेंगे नहीं। तो जैसे जैसे मिलते जाएगा ऐसे लेना है, क्योंकि एक साथ मिलेगा ही नहीं। अगर एक साथ मिलता ना सब कुछ इन्फॉर्मेशन, तो इसको रिसर्च नहीं बोलते, सिस्टमेटिकली सर्च ऐसे ही बोलते फिर। सिस्टमेटिकली रिसर्च ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि आज आपने सर्च किया ना, तो सपोज ऐसे आज आपने कुछ क्वेरी दिया, आपको सपोर्ट रिलेटेड 4 डॉक्यूमेंट मिल गए, 2 दिन बाद सर्च करोगे ना, आपको 10 डॉक्यूमेंट मिलेंगे। ऐसा भी होता है, क्योंकि तब तक और भी पेपर पब्लिश हो जाते हैं ना, तो लेटेस्ट वाला सब ऐड होते जाता है। और मान लो कि आपने सपोर्ट का ही ढूंढा, लेकिन उस वो क्या करता है, कीवर्ड मैचिंग करता है, तो सजेशन भी दिखाता है, तो सपोर्ट के साथ साथ आपको कुछ ऑटोमेशन वाले भी मिल गए, मतलब और 2 मिल गए, तो आपको ऐसे क्लस्टर करते जाना है। समझ में? सो ये होता है माइंड मैप। तो ये माइंड मैप ड्रॉ करने के लिए अलग अलग डायग्राम्स, अलग अलग टूल्स भी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, पेन ब्रश में ड्रॉ करो, पावर पॉइंट में ड्रॉ करो, आपको सिर्फ ग्राफिक्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, एकदम ब्लर नहीं चाहिए। हाँ, एकदम जैसे कोरल ड्रॉ वगैरह चाहिए, ऐसे एकदम हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स भी नहीं चाहिए रहता है, लेकिन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे ये वाला डायग्राम स्टैंडर्ड भी है, थोड़ा सा कलर भी है, थोड़ा दिखने के लिए भी अच्छा है, तो नॉट नेसेसरी कलर होना ही चाहिए, बट थोड़ा सा एक दो कलर दिया आपने तो वो अच्छा भी दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कलरिंग वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, एज आई टोल्ड यू, क्रिएटिविटी इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड इंग्लिश ही आपको यूज़ करना होता है, और स्टैंडर्ड इंग्लिश मतलब एकदम फेंट कलर आपको यूज़ करना है। अगर आप ये देखोगे तो बैकग्राउंड में कलर दिया है उन्होंने, लेकिन कोई भी डार्क कलर यूज़ नहीं किया है, सिम्बॉल्स भी थोड़े थोड़े ही यूज़ किए हैं, जितना हो सके उतना टेक्स्ट मटेरियल दिया है, थोड़ा सा ऑफकोर्स आप ये लिख सकते हो, सिम्बॉल्स ले सकते हो, बट ज़्यादा नहीं चाहिए, पिक्टोरियल यहाँ पे कम चाहिए, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, ये रिसर्च का ही आउटपुट लगना चाहिए हमको कि कितना अच्छा रिसर्च किया है।
मुझे अगर एक पेपर मिला ना, मैं आपको शेयर करूंगी। मेरे गाइड का पेपर था वो, और उनके अंडर एक थी, वो डीवाई की एक मैडम थी। तो उन्होंने इश्यूज के बेसिस पे किया था, और उन्होंने 150 पेपर्स रेफर किए थे। और वो 150 पेपर्स का समरी उन्होंने एक डायग्राम में बताया था। तो उनका जो डायग्राम मतलब था यहाँ पे कुछ मैनेट वगैरह कुछ तो मैनेट के इश्यूज थे, तो मैनेट इश्यूज ऐसे सेंटर में लिखा था। ठीक है, तो वो 120 पेपर 150 पेपर्स, मतलब आप सोच सकते हो कि 150 पेपर्स में कितने इशू मिले। तो अप्रोक्सीमेटली उनको कुछ 15 वगैरह अराउंड 15 इश्यूज मिल गए, जैसे यहाँ पे है ना, तो ऐसे 15 इश्यूज मिल गए, सोशल इकोनॉमिकल समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो वो क्या किया उन्होंने, पहले सोशल इकोनॉमिक ऐसा एक ब्रांच नोट बनाया सबका। एंड फिर सोशल केस में क्या था, सोशल केस में लेट से उनको 12 पेपर्स मिल गए। तो हर एक पेपर का सिर्फ एक ही कीवर्ड उन्होंने लिया। ठीक है, तो वो कीवर्ड उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ओवल शेप किया। और वो मान लो कि एथिकल में क्या किया, सोशल केस में क्या किया होगा, बिहेवियर सपोज। ठीक है, तो बिहेवियर है, और वो बिहेवियर के उनको सपोज 3 पेपर मिल गए, तो ब्रैकेट में 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा। तो इतना अच्छा डायग्राम बन गया था, और वो उनका स्कोपस में ही सिलेक्ट हो गया, स्प्रिंजर के इसमें वो सिलेक्ट हो गया पेपर। 150 पेपर्स तब किया था, एक 4-5 साल पहले। अगर मुझे वो टाइटल याद आया तो मैं ढूंढ के आपको बताऊंगी। बहुत अच्छा पेपर है वो। एंड ऐसा वाला डायग्राम आपको यहाँ पे डालना है। एलआर में भी आपको ऐसे डाल सकते हैं, सिर्फ एलआर मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। बट अब इंट्रोडक्शन में कैसे डाल सकते हैं आप, जैसे आपने हमने शुरू किया था ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस आप डाल सकते हो। अब हमारा पेपर एक्चुअली एडवांटेज ओरिएंटेड नहीं है, और ना ही इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का सेपरेट पेपर भी बनाते हैं लोग। मैंने बना के दिया था एक, जिसका मैंने काम लिया था, तो इवोल्यूशन के बेसिस पे पेपर बनाया था, और वो सिलेक्ट भी हो गया, IEEE में सिलेक्ट हो गया। लेकिन फिर आपको डायग्राम भी बनाना पड़ता है, उसका डायग्राम मैंने अलग बनाया था। वो आपको बताती हूँ कि कौन सा डायग्राम बनाया था। लेकिन तो माइंड मैप बनाना है, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ यही टाइप का डायग्राम बनाना है, अलग अलग टाइप का डायग्राम भी बनाती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा डायग्राम पॉसिबल है। तो ये वेबसाइट आपको देखना है, draw.io। ठीक है, तो draw.io में बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स आप बना सकते हो, फ्लो चार्ट वगैरह, और इजी है, एडिटिंग भी बहुत इजी है। ऐसा नहीं कि पावर पॉइंट में नहीं बनाते। आपको पहले अच्छा पावर पॉइंट अच्छा लगता है तो उसमें बनाओ, आपको कोरल ड्रॉ अच्छा लगता है उसमें बनाओ, आपको रिसर्च लगना चाहिए बस। ठीक है, आप यहाँ पे आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग ईजी हो जाता है ना, इसलिए। जब आपका फाइनल हो जाएगा ना नोटबुक पे, उसके बाद यहाँ पे स्विच करो, सो दैट यू कैन टेक द, मतलब उसका स्नैपशॉट लेके आप उसमें ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली वर्ड में ड्रॉ मत करो, थोड़ा सा फिर वो अलग हो जाता है, ऊपर नीचे किया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो चाहिए वो सिंबल आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे सारे टाइप का डायग्राम बनाते हैं, यूज केस वगैरह डायग्राम भी बनाते हैं, माइंड मैप भी बनाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, एडवांस में जाती हूँ मैं, फाइल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग टाइप के डायग्राम है, आपको जैसा चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, मैनेजमेंट केस में अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल के रिलेटेड कुछ है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। ये वाला जो डायग्राम है, इवोल्यूशन के टाइम पे ये डायग्राम दिखाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स है, सिर्फ आपको एक्सप्लोर करना है कि कौन सा डायग्राम है जो अभी हमने दिखा। तो ये जब आपको फंक्शनैलिटी बतानी होती है ना, तब ये वाला डायग्राम, मतलब बहुत कुछ है, और आपको फिगर से ही बताना है, डायग्राम से ही बताना है। सच काइंड ऑफ डायग्राम यू कैन यूज। ये माइंड मैप वाला है, देखो माइंड मैप जो हम अभी देख रहे हैं। ठीक, ऐसा वाला डायग्राम वो मैम ने बनाया था, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था। तो ऐसा कुछ है तो आप यूज कर सकते हो, देखो ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका व्यू कम करते हैं, सो दैट यू कैन सी। अब ये देखो यहाँ पे डायग्राम जो है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब इसने एक बना के दिया है, डॉट डजंट मीन कि वही यूज करना है। आप खुद भी बना सकते हैं, एक एक नोट लेना पड़ता है। सिर्फ ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजीली हम इधर उधर कर सकते हैं ना, ये इसलिए ये टूल यूज करना है। अदरवाइज अगर आप अच्छे से पावर पॉइंट में कर सकते हैं तो उसमें भी आपको करना इजी लगता है तो करो। पहले तो हम पावर पॉइंट में करते थे, मतलब मैं तो करती थी, अभी ये टूल आ गया। बट ये टूल बहुत अच्छा है, मतलब इतना इजीली हम कर सकते हैं जितना इतना इजीली पावर पॉइंट और वर्ड में नहीं कर सकते। तो ये सपोज आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, और आपको लेट से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के भी इश्यूज बताने हैं, तो हम बता सकते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड फिर उसके एक एक इशू बताओ, और फिर उसमें से हमने स्टोरेज वाला लिया है, तो फिर स्टोरेज पे फोकस करो, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स, और फिर उसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस,
देन आपका मतलब पूरा डायग्राम आप बना सकते हो। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के 10 अलग इश्यूज है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के 10 अलग इश्यूज है। सो लाइकवाइज आल्सो यू कैन। तो जब हम लिटरेचर पेपर देखेंगे तब भी मैं आपको यही बताने वाली कि इसी डायग्राम से करना है। थोड़ा सा आपको नोटबुक में लिखना पड़ता है। रिसर्च का मतलब सिर्फ हमें रीड करो और यहाँ पे पेस्ट करो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ता है नोटबुक में। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी नया सब्जेक्ट सीखते हैं तो हम खुद का नोट्स बनाते ही है, हमारे लैंग्वेज में कभी कभी बनाते हैं, और जो मिला जहाँ से मिला हम लिखते जाते हैं। ऐसे ही करना है, सिर्फ इसको यहाँ पे एज इट इज नहीं करना है, उसका क्लस्टरिंग करते जाना है। मान लो कि आपने एक नोटबुक बनाया है, तो फर्स्ट पेज पे आपने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग से शुरू किया था। हम हमेशा डेफिनेशन से शुरू करते हैं, लेकिन डेफिनेशन में भी क्या होता है, आपको 10 डेफिनेशन मिल गया, लिखो वो 10 डेफिनेशन, मतलब उसका माइंड मैप क्रिएट करो। तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है ना याद नहीं रहता। और अगर डायग्राम बनाते हो ना 2 महीने के बाद भी अगर आप देखोगे ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अरे हमने तो 10 डेफिनेशन पढ़े थे, और हमने तो 20 डेफिनेशन पढ़े थे। ये फायदा होता है। और जब आप सर्च करते जाओगे, डेफिनेशन के बाद आपने देखा कि आपको सर्विस मॉडल्स, बहुत अलग अलग सर्विस मॉडल्स दिखे। मतलब लोग तो बोलते हैं कि 3 ही सर्विस मॉडल्स है, लेकिन आप जब सर्च करते गए तो आपको डेटा एज अ सर्विस भी मिल गया, डेटाबेस एज अ सर्विस भी मिल गया, इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस भी मिल गया, स्टोरेज एज अ सर्विस मिल गया। मतलब एज अ सर्विस वाला जो कंपोनेंट है वो 3 नहीं, मुझे 10-12 मिल गए। तो वो कौन से 10-12 है, मैप बनाते जाओ आप और उसका रेफरेंस लिखते जाओ। तो पहले तो हम प्रिंट करते थे, और वो प्रिंट आउट जो रहता था रिसर्च पेपर का, उस पे नंबर लिखते थे कि 1 है, 2 है, 3 है। अभी वो करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वो रिसर्च पेपर डाउनलोड करके फोल्डर में सेव करना है और उसको रीनेम करना है। मान लो कि पहला है और आपको लगा कि ये रिसर्च पेपर अच्छा है, और उसको हमें यूज करना है कहीं ना कहीं, तो उसको आपको क्या करना है, रीनेम करना है 1 से। 1 मतलब ये हमारा फर्स्ट रेफरेंस है, सेकंड है मतलब थर्ड है, फोर्थ है। तो ऐसे जितने भी रेफरेंसेस होंगे तो वो सब हमें यहाँ पे स्टोर करते जाना है, बाद में हम उसको डिलीट करते हैं। तो लेकिन जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है, ऐसे आपको उसके रेफरेंसेस ऐड करने हैं, एंड यू हैव टू सेग्रीगेट द इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू पुट इन द डायग्रामेटिक फॉर्मेट, बट डोंट फॉरगेट टू गिव द रेफरेंसेस। डायग्राम बना सकते हैं, बहुत सारे लोग बनाते भी है, लेकिन रेफरेंसेस नहीं देते। सो मेरा ये पॉइंट है कि वहाँ पे आपको रेफरेंसेस देने हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस, देते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते। आप उसका एब्स्ट्रैक्ट से भी आपको पता चलता है ना कि उस पेपर में क्या होता है। ठीक है, तो वो आप रेफरेंस दे दो। सेकंड पॉइंट, देखो अब ये पेपर कौन से डाउनलोड होते हैं और कौन से नहीं होते, जब हम पेपर देखेंगे तब मैं बताऊंगी, बट अभी एक थोड़ा आपने पूछा ही है इसलिए बताती हूँ। 2 टाइप के पेपर होते हैं, एक होता है ओपन एक्सेस, एक होता है क्लोज्ड एक्सेस। ठीक है, मतलब जैसे अगर सकल न्यूज़पेपर मैंने पे किया इसलिए मेरे घर पे आता है। ठीक है, वो फ्री तो नहीं है ना, मैंने पे किया है इसलिए मुझे आता है, सो इट इज लाइक अ क्लोज्ड एक्सेस। ठीक है, लेकिन हमारे जैसे वेबसाइट है अभी कुछ, या फिर कुछ ऐप है जिसमें हम न्यूज़ डेली पढ़ते हैं, वो फ्री सर्विस दिया है उन्होंने। ठीक है, तो कुछ फ्री रहता है और कुछ मतलब जो ओपन एक्सेस और क्लोज एक्सेस है। तो ओपन एक्सेस वाले ही पेपर जनरली लोग रेफर करते हैं। अब हमारे पास अगर है ही नहीं सब्सक्रिप्शन, तो हम कहाँ से करें। जैसे IEEE का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो IEEE के पेपर्स आप रेफर नहीं कर सकते। आपको कोई ABDC का जर्नल उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप रेफर नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादातर आप क्या करो, ओपन एक्सेस और गुड क्वालिटी के ही पेपर्स सेलेक्ट करो। गुड क्वालिटी कैसे देखने हम देखेंगे। और सेकंड ऑप्शन क्या होता है, हमारे जैसे कॉलेज में भी कुछ जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वो आप देख लो कि कौन सा जर्नल का सब्सक्रिप्शन है। जैसे टेक्नोलॉजी केस में IEEE का लेते हैं, MIT में वगैरह IEEE का है। और एक वेबसाइट भी है, मैं आपको बताऊं कि कहाँ कौन सी है वो। उसमें लेटेस्ट वाले पेपर नहीं मिलेंगे, 2024 के नहीं मिलेंगे, शायद नहीं मिलेंगे। जैन फेब का मिल सकता है, बट लेटेस्ट वाला मतलब लास्ट मंथ का वगैरह नहीं मिलता है। बट पुराने वाले पेपर्स उसमें मिल जाते हैं, तो वो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और सेकंड होता है कि उसका एब्स्ट्रैक्ट से अगर आपको कुछ पता चलता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में हमने देखा है क्या है, 5 Ws है। उन्होंने अच्छा लिखा है, मतलब उनका अगर अच्छे जगह पे पब्लिश हो गया है, क्लोज एक्सेस इतना बोल रहे हैं मतलब उनका अच्छी जगह पे पब्लिश हो रहा है, मतलब उनके एब्स्ट्रैक्ट में जो चाहिए वो सब कुछ है, क्योंकि पूरे पेपर का समरी भी है। वो एब्स्ट्रैक्ट अगर आपको समझना है उठा लो एब्स्ट्रैक्ट। हमें वैसे भी देखना क्या होता है, उसका मेथोडोलॉजी देखना होता है। और वो अगर मेथोडोलॉजी आपको समझ में आता है, so why we should not take that, you have to take it। अगर आपको मेथोडोलॉजी समझ में नहीं आता एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के, तो ही हमें पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत होती है। अब जब हम पेपर पढ़ेंगे ना, हाउ टू रीड पेपर्स का ही एक पहला लेक्चर होगा, तो उसमें हम यही देखने वाले हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट और समरी आपको समझता है तो ही आगे जाओ।
नहीं समझता है तो उसको फिलहाल पेंडिंग में रखो। अगर आपको लगता है कि ये पेपर बहुत अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आता है, तो या तो उसको एक्सक्लूड करो या तो उसको पेंडिंग में रखो, कहीं और दूसरे फोल्डर में रखो। बट जो पेपर हमें समझते हैं पहले उसी को लेके लेके करना है, क्योंकि मतलब ये कैसे रहता है, पूरा हमें पाथ नहीं दिखता है मैम रिसर्च में कभी भी। हमें सिर्फ आगे का 4-5 स्टेप्स ही दिखता है, या फिर 2 ही स्टेप्स दिखता है। जैसे वो बोलते हैं ना, मतलब हम क्या बोलते हैं, ठंड में हमें रास्ते में कुछ नहीं दिखता है एकदम मॉर्निंग में, राइट, ड्यू। तो हमें क्या होता है, हम चलते जाते हैं, हमें 2 किलोमीटर के आगे का दिखेगा नहीं, बट हमें 5 स्टेप्स के, हमारे पेडल 5 स्टेप्स आगे जाएंगे तो और थोड़ा दिखेगा, और थोड़ा दिखेगा। ऐसे ही रिसर्च में भी है, एक एक हमें कड़ी लेके ज्वाइन करना होता है। ऐसा होता है, इसलिए तो माइंड मैप बनाना है। लेकिन मिलता है वो पेपर, अगर आपको एक्सेसिबल नहीं होगा ना तो भी उसके रिलेटेड बहुत सारे पेपर लोगों ने बनाए होंगे, वो मिल जाता है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। समझ में आ गया आपको माइंड मैप कैसे क्रिएट करना है? ठीक है, तो ये वाला माइंड मैप ऐड करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे इसमें मैंने ग्राफ कैसे बनाए थे। तो मेरा जो थीसिस है, ग्राफ भी हम बनाते हैं। जो ग्राफ डायरेक्टली नहीं लेना है, कल हमने एक ग्राफ देखा था स्टैटिस्टा के इस पे, लेकिन हमें हमारा खुद का बनाना है। ठीक है, तो कुछ इसमें आपको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो आप खुद डायग्राम बनाओ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे इसमें मैंने कैसे बनाए थे। सो ये है मेरा इंट्रोडक्शन का चैप्टर थीसिस का। तो यहाँ पे देखो ये 81% वगैरह ये सब इंफॉर्मेशन ना, ये कहीं भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं थी, तो वो मैंने परसेंटेज में कैलकुलेट किया। तो जो मैंने आपको कल बताया था परसेंटेज में, क्योंकि ये रिसर्च है। ठीक है, तो मैंने ये जो 3 सर्विसेज फाइंड आउट किया था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो उसके मुझे कुछ मिल गए, कुछ भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपको उसको इंक्लाइन करना है आपके टाइटल के टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो बोल्ड में किया था ना, वो मेरा रिसर्च है, इसलिए मैंने उसको बोल्ड किया था। देन ये देखिए, ये डायग्राम मुझे कहीं से नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा खुद का डायग्राम है। या तो आप लिखो कंपाइल्ड बाय रिसर्चर, या फिर कुछ भी मत लिखो, दैट इटसेल्फ मींस यू हैव ड्रॉन इट। ठीक है, तो ये मुझे डेटा मिल गया था कि कितने यूजर्स है। ठीक है, और वो डेटा भी ऐसे डायरेक्टली नहीं था। 2013 का डेटा था, देन 17 का था, और एक 20 का डेटा था। तो ये बाकी का वैल्यू मैंने प्रेडिक्ट किया, एंड हर एक ईयर में दिखा दिया कि कितना डेटा हो सकता है, क्योंकि प्रेडिक्शन से वही आंसर आ रहा था। एंड फिर मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया कि जो ये क्लाउड के यूजर्स है वो 2.4 बिलियन से 4.2, मतलब डबल हो गया। ऐसा फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया था। देन उसके बाद ये मेरा खुद का डायग्राम था, ये मैंने कहीं से नहीं लिया। तो ब्रॉडर व्यू से मैं गई थी। मैंने पहले क्लाउड कंप्यूटिंग से शुरू किया, फिर मेरा टॉपिक एक्चुअल था मल्टी स्केल एप्लीकेशंस, तो मैंने स्विच किया फिर मल्टी स्केल एप्लीकेशंस क्या है जनरल। ठीक है, फिर मल्टी स्केल एप्लीकेशंस इन नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट कैसे होता है, एंड देन इन क्लाउड एनवायरनमेंट कैसे होता है, वो सब मैंने धीरे धीरे एक्सप्लेन करते थे। तो ये वाला डायग्राम भी देखो, ये मेरे खुद से जनरेट किया। तो जैसे मैंने बताया था कि कंसेप्चुअल पेपर हमने किया था। सो मल्टी स्केल एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये हमने एज्यूम किया। मतलब यहाँ पे एक्चुअली मल्टी स्केल एप्लीकेशन क्या होता है कि जिसमें अलग अलग टाइप का डेटा है और अलग अलग साइज का डेटा है। तो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो ऐसे करके, तो उसके हम इमेजेस हमने ढूंढे। फिर वो इमेजेस कॉपीराइटेड इमेजेस भी नहीं चाहिए थे हमें, तो कॉपीराइट फ्री वाले इमेजेस हमने ढूंढे। तो ये क्लिपआर्ट के इमेजेस है, पीयूसी क्लिपआर्ट रहता है ना जो वर्ड में है, तो वो छोटे छोटे इमेजेस लेके फिर हमने ये डायग्राम बनाया। एंड फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा टाइप हैंडल्ड बाय मल्टी स्केल एप्लीकेशंस, और हमने लिखा सोर्स में प्रिपेयर्ड बाय रिसर्चर। ऐसा वाला यहाँ पे डायग्राम एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सेकंडली, जब जब भी आपको पॉसिबल है, वो ग्राफ का भी मैंने बताया। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी, तो हमारा जनरलाइज मॉडल भी हमने दिखाया था, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल कंसेप्ट जो आप पढ़ते हो ना, उसको विजुअलाइज करने भी आना चाहिए कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्किंग होता है उसका। तो ये वाला डायग्राम भी हमने कहीं से कॉपी नहीं किया, हमने खुद ही ड्रॉ किया है, इसलिए मैंने लिखा है प्रिपेयर्ड बाय रिसर्चर। तो मल्टी स्केल एप्लीकेशन, ये डायग्राम देख के सामने वाले को पता चलता है कि इसने जो विजुअलाइज किया, मतलब जो एग्जिस्ट होता है ना क्लाउड में, उसके जैसे इसने विजुअलाइज किया और उसको समझ में आया है, और उसने मतलब कुछ काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है कि अलग अलग टाइप का डेटा है और अलग अलग साइज का डेटा है, एंड अलग अलग यूजर्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड दे आर जनरेटिंग द रिक्वेस्ट विच इज गिवन टू द इंटरनेट क्लाउडलेट। इसको बोलते हैं इंटरनेट क्लाउडलेट, एंड दैट इन रिक्वेस्ट आर गोइंग टू द डिफरेंट सर्वर्स। तो यहाँ पे भी एक टाइप का लोड बैलेंसिंग होता है। देन ये हर एक सर्वर के अंदर एक डेटा मतलब वहाँ पे अलग अलग वर्चुअल मशीन होते हैं, और वहाँ पे आपका फिर मल्टी स्केल एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग वर्चुअल मशीन पे जाता है। सो ऐसा कुछ मैंने वहाँ पे दिखाया था। देन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो द फिगर्स, ओके, विच इज नॉट टेकन डायरेक्टली। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, फिगर 1.1 1.4 depicts the
लास्ट 5 years डेटा सेंटर स्टोरेज साइट्स, ठीक है, मतलब आगे है वो, ठीक है। तो ये जो है परसेंटेज मैंने खुद ड्रॉ किया वहाँ पे, वो वैल्यूज लेके एक्सेल में मैंने कैलकुलेट किया, जैसे आपको कल मैंने दिखा था एक्सेल में। तो वो सच आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ता है, तभी आपको मतलब बोलते हैं ना कि एनालिसिस क्या है वो समझ में आता है सामने वाले को। सो ये पूरा मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन कर करके ये सब डेटा डाल दिया कि टेक्स्ट का कितना आता है। मतलब हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि मल्टी स्केल एप्लीकेशन है भी या नहीं, कौन यूज़ करता है, कितना जनरेट होता है। तो यहाँ पे दिखाया मैंने 14 to 30% कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशन होते हैं, मतलब लार्ज एप्लीकेशन होते हैं। 9 to 25 कोलेबोरेशन वाले एप्लीकेशन होते हैं, जैसे हमारा ऑनलाइन वर्ड एक्सेल वाला है। और डेटाबेस के एप्लीकेशन 13 to 26% है। सो लाइकवाइज आई गेव दी स्टैटिस्टिक्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि मेरा टॉपिक वो था मल्टी स्केल एप्लीकेशन, उसी के बारे में आपको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सर्च करने की। उसके बाद मैंने क्या किया, ये डायग्राम मिला और ये डायग्राम मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वो चेंज नहीं किया। एंड यहाँ पे देखो मैंने उसका रेफरेंस दिया, क्योंकि ये डायग्राम मुझे एज इट इज़ लेना था। फिर भी मेरे गाइड बोल रहे थे कि ये चेंज करो, इसको कुछ अगर अच्छे इसमें प्रेजेंट करते हो तो प्रेजेंट करो, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये यहाँ पे पूरा ही इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, जैसे सारे टाइप के एप्लीकेशन भी दिखाता है, परसेंटेज भी दिखाता है, और उसका स्टोरेज भी दिखाता है। सो ये डायग्राम बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव है। और ये डायग्राम जब हमने एक्सप्लेन किया था तो उनको भी समझ में आया था। ऑफकोर्स ये डायग्राम हमारा नहीं था, बट वी टुक इट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सोर्स। तो सोर्स लेकिन अच्छा था, वो 18 शायद गार्टनर से ही हमने लिया था। तो ऐसा ये सोर्स हमने लिया, तो ये हमारा नहीं था, बट बाकी का बहुत सारा डायग्राम्स हमने ड्रॉ किया था। और एक और जो कल हमने दिखाया था लोड बैलेंसिंग, ये भी हमने खुद ड्रॉ किया है। देन उसके बाद तो हमारा इशू शुरू हो गया, इशू के इसमें तो कोई डायग्राम नहीं आता है। सो इन दिस वे वी रोट दी इंट्रोडक्शन। तो ऐसे ही आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ वापस की क्या क्या एग्जैक्टली अभी होना चाहिए। Right. तो यहाँ पे आपको टेबल भी बताया मैंने, टेबल, यस टेबल मतलब आपको यहाँ पे टेबुलर इन्फॉर्मेशन है, बट वो टेबुलर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलहाल नहीं देना है उसको। इफ पॉसिबल इसको कन्वर्ट करो ग्राफ में, अदरवाइज यू कैन गिव। जैसे अब इवोल्यूशन है तो आपको ग्राफ में नहीं होता है, बट उसका अलग डायग्राम है, बहुत अलग अलग डायग्राम्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, या अगर पॉसिबल ही नहीं है तो आप टेबल में दे दो, बट ऐसा होता नहीं है। 99% डेफिनेटली उसका कोई ना कोई डायग्राम होता ही है एग्जिस्ट। टेबल हमें देना ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं देना है, एलआर में देना है, क्योंकि सब कुछ अगर इंट्रोडक्शन में बताया तो फिर रिव्यूअर आगे कैसे जाएगा, उसको आगे भी तो जाने के लिए थोड़ा सा डेटा चाहिए। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन यूजिंग दिस 5 पॉइंट्स। सो मान लो कि ये आपका चेकलिस्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू राइट। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब रेफरेंसेस, मतलब हमने तो अभी देखा कि वेबसाइट से कैसे रेफर किया और कैसे आपको मिल गया। अभी आपको जस्ट जनरल बताती हूँ, क्योंकि सब कुछ तो आपको वेबसाइट से मिलता नहीं है। 5 to 10 ही आपको वेबसाइट का रेफरेंस देना है, कभी कभी ज़्यादा भी मिलता है, ऐसे नहीं। मेरे तो इसमें एक इसमें 150 रेफरेंसेस थे, तो मैंने 30 वेबसाइट के रेफरेंसेस दे दिए। अच्छे वाले वेबसाइट्स थे वो, वेब रेफरेंसेस मेरे 30 आए थे। चैप्टर था वो, एक्चुअली पेपर नहीं था, बट आ सकता है वो वैलिड ही रेफरेंसेस थे, इसलिए मैंने लिया था। तो अभी आपको सपोज पेपर ही चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन इंक्लूड करना है, बेनिफिट से लेना है, लेकिन लिटरेचर पेपर से लेना है, तो आप सिंपल गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर डेटाबेस में जाना है। अगर आपको इनिशियली चाहिए तो आप जो जनरल है ना वो यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है तो रिसर्च पेपर्स ऑन, ठीक, आपको यहाँ पे टाइटल देना है ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और उसमें से आप क्या करो, 5-10 आपको जितना अच्छा लगता है वो ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक IEEE का डॉक्यूमेंट बता रहा है, ठीक है। आपको बाद में पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर होता है और कौन सा नहीं होता है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये अलग है, देखो cloud.google.com, ये दूसरा ही है ना, ये पेपर है, और ये कुछ अलग ही है, मतलब यहाँ पे टूल के बारे में कुछ है, वो हमें फिलहाल नहीं चाहिए, रिसर्च पेपर्स ही चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल है, मतलब दिस इज द सिंपल स्टेप, हमें ये रेफर नहीं करना है। और भी आगे अच्छे अच्छे टूल्स है, स्कोपस के वगैरह जो सर्च इंजिन है, वहाँ पे हमें जाना है। बट एज ऑफ नाउ, ओके, कि आपको जस्ट एक फैमिलियर होना चाहिए, तो गूगल से सर्च किया तो भी चलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं सर्च करना है। तो जब हमें सिस्टमेटिकली करना है तो हमें सिस्टमेटिकली ही करना होगा, गूगल से नहीं। एक प्रॉपर जो डेटाबेस का साइट है या फिर सर्चिंग का साइट है, वो लेना है। गूगल स्कॉलर है, सिमेंटिक है, बहुत सारे 20 to 30 है, इतने सारे साइट्स है, किसी से भी रेफर करो।
बट अगर सपोज आपको नहीं आता है, आपको मालूम नहीं और आपको वहाँ पे जाना भी नहीं है फिलहाल, तो आप जस्ट गूगल का हेल्प लेके भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू एंड रिसर्च इश्यूज है, IEEE का पेपर है, और वो पब्लिश कहाँ पे हो गया 2017 में, मतलब बहुत ज़्यादा भी पुराना नहीं, 5-6 साल पुराना है। तो मतलब ये वाले पेपर्स भी आपके एक्सेप्ट होते हैं। सेकंड अगर आप देखोगे सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, ये भी है आपका 2024 का है। ये 2024 मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग तो देखो कि हम बोलते हैं ना कि 2008 में शुरू हो गया, अभी कौन देखता भाई, अभी तो रिसेंट टेक्नोलॉजीज बहुत अलग अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये टेक्नोलॉजी अभी तक गया नहीं है और ये रहने भी वाला है, लास्ट तक रहने वाला है। ये 24 का पेपर है, तो ईयर वाइज भी आप देख सकते हो आपको जो चाहिए फिलहाल। ठीक है, एज ए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ये इसलिए LR के टाइम पे हमें देखना है, प्रॉपर रिसर्च पेपर्स ही हमें चाहिए। बट एज ऑफ नाउ यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से हमने लिया है, अब IEEE का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए आपके पास, नहीं तो फिर ये पेपर आपका डाउनलोड नहीं होगा। आपको एक वेबसाइट बताऊंगी, वहां से कुछ पेपर्स डाउनलोड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है, कीवर्ड से पता चलता है, तो वो मिलता है आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लो। ठीक है, और आपके इसमें इंक्लूड करो, क्योंकि IEEE का रेफरेंसेस अगर आप देते हो ना, तो आपका पेपर सिलेक्शन का ज़्यादा चांसेस होता है। IEEE के ही कॉन्फ्रेंसेस में और IEEE ट्रांजेक्शन्स, मतलब IEEE का जो कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ से जो पेपर पब्लिश होता है वो जाता है उनके प्रोसीडिंग में। लेकिन उसमें अगर कुछ क्वालिटी है और उसको हमने एक्सटेंड किया, तो उनके जर्नल में जाता है, उसको बोलते हैं IEEE ट्रांजेक्शन्स। तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, जब पेपर सिलेक्ट करते हैं ना, रेफरेंसेस देखते हैं कि कौन से रेफरेंसेस हमने दिए। जनरल इन्फॉर्मेशन तो चल जाता है इंट्रोडक्शन में वगैरह, कभी कभी तो लोग ना एक भी जनरल नहीं लेते, ना विकीपीडिया ना कुछ और ना कुछ, ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग दे जनरली दे टेक फ्रॉम ओनली IEEE पेपर्स। तो 100 ही क्यों ना हो, लेकिन वो IEEE की ही रेफरेंस देते हैं, सो दैट इट विल बी एक्सेप्टेड इन IEEE कॉन्फ्रेंस और IEEE जर्नल। तो ये देखते हैं, इसलिए रेफरेंसेस अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए ऑफकोर्स IEEE का थोड़ा सा अलग ही क्राइटेरिया, उसका सब्सक्रिप्शन वगैरह होना चाहिए। बट फिलहाल आप क्या करो, हाँ कहीं से भी ले लो, क्योंकि हमें अभी देखना है कि लिखना कैसे, ये हमारा पहला टारगेट है। और जो हम रिसर्च करते हैं, मतलब हम जो पढ़ते जाते हैं, उसको इमिजिएटली कैसे हमें डॉक्यूमेंट करना है, इन शॉर्ट। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट करोगे तो 2 महीने के बाद आपको ही पता चल जाएगा, अरे हमने 10, हमारे रेफरेंसेस में 15 है, मतलब हमने 15 कुछ रेफरेंसेस देखे हैं। तो वो आपको भी याद रहेगा। अगर आपने लिखा नहीं, आपने पेपर नहीं लिखा और ना ही नोटबुक पे कुछ ड्रॉ किया, तो 15 दिनों के बाद भी नहीं, 2 महीनों के बाद भी आपको याद नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली कितने पेपर्स आपने रिव्यू किया। 15 ही रिव्यू किया या कम ज्यादा किया, 25 रिव्यू किया या 5 रिव्यू किया, आपको लगेगा नहीं हमने कुछ 10-20 पेपर रेफर किए थे, आप ऐसे रैंडमली बोलोगे। बट व्हेन यू हैव रिटर्न समथिंग, जो भी है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप कॉपी पेस्ट करो, चलो मुझे क्या लग रहा है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें से ये 2 लाइन मुझे अच्छा लगा है, पहले तो आप क्या करो, इसको कॉपी करो और आपके पेपर में इंक्लूड करो, और ये पेपर का रेफरेंस है, तो मतलब यहाँ पे ये पेपर का साइट करके यहाँ पे साइट दिस लिखा है ना, ये आपको कॉपी करना है और आपके रेफरेंसेस में डालना है। तो रेफरेंस नंबर 5 में आपने ऐड भी किया और 5 वहाँ पे लिखा। अगर आपको नहीं मन से क्योंकि डायरेक्टली मन से लिखने नहीं आएगा, तो फिलहाल आप क्या करो, कहीं से भी कॉपी किया तो भी चलेगा। तो मुझे ये फर्स्ट लाइन लगा है, कॉपी कर लो, बाद में आप जब पेपर, सॉरी, हमारा जो रिसर्च पेपर है वो रिव्यू करोगे, तब हम डेफिनेटली एक एक लाइन चेंज करते जाएंगे। और उसको कॉपी पेस्ट किया ये समझने के लिए, उसका वो टेक्स्ट का कलर जस्ट रेड करो, सो दैट आपको लगेगा कि ये रेड है, मतलब ये फाइनल नहीं है, ये कॉपी पेस्टेड है, हमें चेंज करना है। जब फाइनल करते जाएंगे तो हम उसको ब्लैक करते जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, आपको एक स्ट्रैटेजी यूज करके, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करते जाना है और उसको सेग्रीगेट करते जाना है। ये ऐसे आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। समझ में आ गई? राइट, तो अभी आपका अगर इंट्रोडक्शन रिलेटेड या फिर इंट्रोडक्शन तक कुछ डाउट है तो बताओ। रिसर्च पेपर अभी हमने आपने रिव्यू नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने दिखा है कि गूगल से कैसे करना है। बट जब हमारा लिटरेचर रिव्यू शुरू हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर कैसे सर्च करना है और उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है। बट एज ऑफ नाउ, टिल इंट्रोडक्शन नहीं रेफर किया तो भी चलेगा, आपको 5 to 10 रेफरेंसेस ऐड करने हैं जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के इसमें 2 डायग्राम होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट एक डायग्राम तो होना चाहिए। एटलीस्ट एक है तो फिर आपका खुद का होना चाहिए, अगर 2 है तो एक आप ले लो, जैसे निमोनिया केस में मुझे ऑप्शन ही नहीं था, लिया मैंने।
ठीक है। लेकिन आप क्लाउड केस में या फिर टेक्नोलॉजी केस में तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, आप खुद का जनरेट कर सकते हो। मैनेजमेंट केस में भी आप खुद का जनरेट कर सकते हो। सो ट्राई टू जनरेट योर ओन डायग्राम इफ पॉसिबल। ट्राई टू जनरेट दी माइंड मैप, उसमें रेफरेंसेस दो। मतलब एडवांटेजेस भी आपने उसमें दिखाया ना एज अ रेफरेंस, उसका एक अलग ही वेटेज हो जाता है। वो रिव्यूअर, मतलब आपका जो पेपर है वो सिलेक्शन का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ओवरव्यू है, रिसर्च इश्यूज है, तो भी वो सिलेक्ट हो गया है। एक और हमने यहाँ पे पेपर देखा था 2000 ये सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू ऑफ क्लाउड, एंड दिस कहाँ पे पब्लिश हो गया है देखते हैं। स्प्रिंजर है, स्प्रिंजर इज ऑल्सो गुड पब्लिशर। ठीक है, मतलब स्प्रिंजर ये भी डायरेक्टली नहीं मिलता है इसको। देखो लॉग इन वाई इंस्टीट्यूशन, अगर हमारा सब्सक्रिप्शन है तो ये हम एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब इस, हाँ हाँ हाँ, मैं आपको एक वेबसाइट में बताती हूँ कि कौन सा है, उसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप क्या करो, ये फिलहाल जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट है। इससे तो कुछ थोड़ा थोड़ा तो पता चलता ही है ना। ज्यादा तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट से अगर पूरा पेपर पता चलता तो फिर पेपर कौन पढ़ेगा ना। बट थोड़ा पता चलता है कि वेदर इट इज रिलेटेड टू आवर टाइटल और, इतना तो पता चलता है। अब यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट कितना अच्छा लिखा है, वी प्रेजेंट मेटा एनालिसिस। मतलब ये जो पेपर है ये मेटा एनालिसिस वाला पेपर, इसका टाइप भी पता चलता है कि ये पेपर जो है इसमें हमने कुछ पेपर्स किए हैं और उसका एनालिसिस किया है, मतलब उसको सेग्रीगेशन वगैरह करके किया है। Of cloud computing research in information systems. The study includes 152 referred journal articles. देखो मतलब इससे क्या पता चलेगा आपको, रेफरेंसेस कितना है। ठीक है, फ्रॉम 2010 टू 23, 13 ईयर्स का डेटा उन्होंने लिया है। तो हम बोलते हैं ना वेन, वेन वाला फैक्टर एब्स्ट्रैक्ट का वो है। ठीक है, कि हाउ मेनी, वो भी यहाँ पे लिया है उन्होंने। इसलिए मतलब ये प्रॉपर रिसर्च किया है, सिस्टमेटिक, इसलिए उन्होंने नाम भी वैसे दिया ना, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिसर्च बिटवीन 2010 टू 20, मतलब कितने लोगों ने कैसा रिसर्च किया वो लिखा है। तो ये बिब्लोमेट्रिक वाला पेपर है एक्चुअली। तो दिस रिव्यू प्रोवाइड्स बेसिक होलिस्टिक इंसाइट्स इनटू द ट्रेंड्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब उन्होंने कुछ इश्यूज भी उसके एक्सप्लोर किए होंगे बेस्ड ऑन थीम्स, फ्रेमवर्क्स, मेथोडोलॉजी, जियोग्राफिकल फोकस, मतलब कौन से कंट्री में कितना सर्च हो गया, कितने पेपर्स लिखे गए हैं, वो सब उन्होंने कुछ यहाँ पे लिखा है। दिस ट्रेंड इज एविडेंस्ड इन द मोस्ट रिसेंट आर्टिकल्स पब्लिश बिटवीन 16 टू 23। तो ये एलआर के लिए उन्होंने ये 16 टू 23 यूज किया है, और बाकी का जो मेट्रिक्स है उसके लिए 2010 से लेके 23, इसलिए उन्होंने 150। एक्चुअली अगर आप सर्च करोगे ना, 2010 से लेके 23 तक बहुत सारे पेपर मिलेंगे, लैक्स में पेपर मिलेंगे, बट उन्होंने 150 सिलेक्ट किया है। वो कौन से बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी क्वालिटी ऑफ द जर्नल, मतलब कौन से जर्नल के लिए है। कोई भी जर्नल से नहीं उठाया, गूगल से सर्च किया नहीं होगा वो, श्योर शॉट। गूगल स्कॉलर या फिर आपका सेमेंटिक स्कॉलर या फिर स्कोपस, एससीएम, बहुत सारे हैं, एक एक हम करके देखेंगे। वहां से उन्होंने रेफर किया है, एंड दैट्स व्हाई दे फिल्टर। देखो ये फिल्टर किया होता है, इसलिए हमें सेग्रेट करते जाने, कभी कभी हमें पेपर हमारा रिलेटिव होता भी नहीं, हम सर्च करते जाते हैं और मैंने मान लो कि 400 पेपर्स आपने डाउनलोड किया, तो हो सकता है कि उसमें से सिर्फ 30 मिल गए आपके टाइटल के हिसाब से। तो बाकी का डिलीट मत करो, वो किसी और ना किसी दूसरे एनालिसिस में यूजफुल होगा उसका, लेकिन क्लस्टरिंग करते जाओ। तो वो पेपर देखो, उसका एब्स्ट्रैक्ट देखो, और आपको समझ में आ गया कि चलिए मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर मैनेजरल टच देना है तो वो वहाँ पे वो पेपर यूजफुल हो सकता है, तो उसको कॉपी करो, दूसरे फोल्डर में डालो जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग मैनेजरल इश्यूज, और वहाँ पे वो पेस्ट करो। तो आपके करंट फोल्डर में उतना ही पेपर रखो जितना आपको लगने वाला है, सो दैट यू कैन डू द बेटर एनालिसिस। लेकिन बाकी का पेपर डायरेक्टली डिलीट मत करो। इफ यू थिंक दैट कि वो पेपर पे हम कभी काम करेंगे, तो वो दूसरे इसमें कॉपी पेस्ट करके रखो, क्योंकि डाउनलोड किया ना तो कभी कभी जितना डाउनलोड करेंगे उतना फिर हमारा वो क्रेडिट्स वगैरह भी खत्म होता है, कुछ टूल्स जो पेड रहते हैं तो उसमें फिर डाउनलोडिंग पॉसिबल नहीं होता है। सो इन दिस वे यू कैन डू। अब एक साइड पे आपको बताती हूँ कि अगर आपको रिसेंट वाले पेपर्स चाहिए, रिसेंट वाले मतलब अभी अप्रैल मई के नहीं मिलेंगे, जैन फेब तक के लेकिन मिल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं साइंस हब। ये वाला जो साइट है उसमें आई ट्रिपल की भी पेपर मिलते हैं। एस सी आई हब करना है आपको, साइंस हब। तो ये जो है ना ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने ये वेबसाइट क्रिएट किया है टू गिव द एक्सेस ऑफ द रिसर्च पेपर्स। तो यहाँ पे अगर मैं ये डालती हूँ तो अगर वहाँ पे है तो मिलेगा। अब ये कहाँ का है पेपर, 2024 का, तो चांसेस ऐसे कम है, लेकिन 23 तक के सब मिल जाएंगे। तो ये 2017 का है, ये मिल जाएगा। मतलब हमारे पास आई ट्रिपल का नहीं है तो भी ये पेपर मिल जाएगा। यहाँ पे डी या फिर टाइटल डाल के सर्च करते हैं,
गारंटी नहीं है बट 80% टाइम्स मिल जाता है। मिल गया वो पेपर, दिख रहा है आपको? राइट। तो ये साइंस हब वाला है ना, उसमें आपको 80% पेपर्स मिल जाएंगे, आपके पास फिर सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि रिसेंट वाले पेपर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि फिर उनको भी मतलब फिर सब्सक्रिप्शन कौन लेगा ना, इसलिए। लेकिन 2013 तक, जैन फेब तक का भी मिल जाएगा। एकदम रिसेंट नहीं मिलेगा, अप्रैल मई वाला नहीं मिलेगा, जून का तो इम्पॉसिबल ही है। तो लेकिन बाकी का थोड़ा सा पुराना आपको मिल जाता है इसमें। और हमें ज़्यादा रिसेंट वाला नहीं मिला तो भी चलता है, 6 महीना पूरा इतना चल जाता है, कभी कभी देखिए। हाँ, बंद केले त्यांनी, हो. पण ते ऍक्च्युली 23 चे पण मध्ये मध्ये मिळत होत्या. नाही, कारण आम्ही तर ऍक्सेस केले होते, तर मी पेपर लिहिले त्याच्यामध्ये तर केले होते ना मी. मग आता त्यांनी बॅन केले होते. हा. हा. मग ते आता त्यांनी बहुतेक बॅन केलं. पण आधी तर ते आधी पण नाही, मागच्या वर्षीच मी केले ना ग. सायन्स पूर्ण मी डाउनलोड केले, मग ते मध्ये चालू केलं असेल. हा. अच्छा. हा ना, ते ऍक्च्युली त्यांच्या लक्षात आलं असेल ना, आता मग लोक सबस्क्रिप्शन घेत नाही म्हणून. पण ठीक आहे, 2020 पर्यंतचे तर मिळतील. बाकीचे मग आपण दुसरीकडनं इकडनं तिकडनं कुठून तरी घ्यायचे, कुठेतरी सब्सक्रिप्शन मिळतं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे पुणे यूनिवर्सिटी में अगर कोई जान पहचान वाला है, एमआईटी में कोई जान पहचान वाला है, तो उनको आप टाइटल भेजो, उनको उसका यूआरएल भेजो, वो डाउनलोड करके देंगे। हमारे इसमें भी, हमारे कॉलेज में भी एक दो जर्नल का है सब्सक्रिप्शन, बट आर्टिकल पे लिखा तो नहीं है। लाइकवाइज यू कैन। ठीक है। तो ऐसे बेसिक पेपर्स अभी आप यहाँ पे देख लो, फिर मैं बताऊंगी कि आगे और थोड़ा सा पेपर्स कैसे देखना है। तो जितना हमें मिलता है ना ओपन एक्सेस वाला, उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन वाला चाहिए ही, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, कुछ मतलब ऐसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? फिर अभी इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। एक इंट्रोडक्शन का एक और मेरे पास फाइल है, जस्ट आप वो मैं सेंड करूँगी, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो एज अ रिवीजन मैं बताती हूँ इन शॉर्ट, फिर इंट्रोडक्शन, क्योंकि कुछ लोगों ने मिस किया था, तो हमें ब्रॉड टॉपिक से शुरू करना है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, उसमें स्टोरेज है, तो उसको नैरो डाउन करते गए। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना है, इंपॉर्टेंस बताना है उसका। हमेशा आपको बताना है कि जो भी हम उसका डेफिनेशन बताते हैं, उसका रिलीवेंस इन करंट वर्ल्ड वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक हर जगह पे चाहिए। नैरो डाउन करते जाओ और हाईलाइट करो गैप्स, एंड वो गैप्स से अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपको लिखना है। ठीक है। और फिर आपका जो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए कि कैसे लिखना है। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन कैसे यहाँ पे लिखा है, सिंपल है। हमें लेकिन इतना सिंपल नहीं लिखना है, हमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह ऐड करना है। तो ये जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन था इसलिए। ठीक है। हाँ, और एक लास्ट में हमें ऐड करना होता है, इंट्रोडक्शन जैसे ही खत्म होता है ना हमारा। अभी आप जब इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, तभी आपको और चीज़ें पता चलेगी। बट जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होता है ना, तो वहाँ पे हम लिखते हैं कि जो आगे का सेक्शन है उसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाय सिंथेसिस इन करंट रिसर्च एंड पॉलिसी डिस्कशंस, दिस रिसर्च रिव्यू सिक्स कंट्रीब्यूट टू अ मोर इन्फॉर्म्ड एंड बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई's रोल इन सोसाइटी। और फिर ये लाइन हमेशा आता है, मतलब सेम लाइन नहीं, उसको अलग अलग तरीके से भी आप लिख सकते हो। द पेपर इज ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलोज, सेक्शन 2 में ये होगा, सेक्शन 3 में ये होगा, सेक्शन 4 में ये होगा। तो ऐसा भी हम एक लाइन लिखते हैं, बट वो बाद में, जैसे हम जब हम स्टार्ट टू एंड पेपर देखेंगे ना, तब हम वो लिखेंगे। क्योंकि आपका, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे से, एक लाइन और दूसरा लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ये कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन ये भी कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेक्शन अलग है और सेकंड सेक्शन अलग है, वो भी थोड़ा सा कनेक्टेड होना चाहिए। बट वो हम बताएंगे, मैं बताऊंगी आपको कि उसको कनेक्शन कैसे देना है। ठीक है। सो ऐसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है। हाँ। यस सर। हाँ। यस यस, इंक्लूड करो, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन में मतलब आपका एज सच लिटरेचर वाला नहीं आएगा। बट जैसे अभी आपको मैंने, मान लो कि यही टॉपिक आपने लिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म और स्टोरेज वाला, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज दिखा सकते हो। और उसके आपने 10 पेपर रिव्यू किए हैं, 10 वेबसाइट्स भी रिव्यू किए हैं ना, तो भी उसका रेफरेंसेस ऐड करो।
रेफरेंस ऐड करने से क्या होता है, उसका रिसर्च टच आ जाता है। डायग्राम तो बन ही जाता है, बट वी आर राइटिंग रिसर्च पेपर, वी आर नॉट गिविंग नोट्स। जब नोट्स है तब हम ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते, और ज़रूरी भी नहीं होता है। बट एज वी आर डूइंग द रिसर्च, हमें यहाँ पे हर एक चीज़ का रेफरेंस देना होता है। या तो रेफरेंस दो, या तो खुद का अलग स्ट्रक्चर से ड्रॉ करो। अगर आपका खुद का नहीं है तो बताओ कि ये मतलब ये ऐसे ऐसे ऑथर ने बताया, तो वही हम करते हैं। तो एक डायग्राम होना चाहिए सर, फिर वो आपका ग्राफ हो चलेगा, आपका माइंड मैप हो चलेगा, आपका टेबल हो चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि इस बंदे ने रिसर्च किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया है सिंपल। वो होना चाहिए। हाँ। हाँ, उसमें नहीं है लेकिन हमें इंक्लूड करना है। वो माइंड मैप है ना सर, माइंड मैप एक ना जनरल टेक्नोलॉजी, दिस इज वन ऑफ द टूल टू लर्न। मतलब कोई भी नया कंसेप्ट, मान लो कि अभी आपने नया सब्जेक्ट लिया है एस वाई में, एफ वाई में, मान लो कि आपको टी वाई का मोबाइल कंप्यूटिंग दिया है और आपको सर्च करना, लर्न करना है, तो माइंड मैप एक लर्निंग टूल भी है। ऐसा नहीं कि रिसर्च है, रिसर्च में हम यूज करते हैं, नाउ डेज पीपल आर यूजिंग माइंड मैप फॉर रिसर्चिंग पर्पज। मतलब अभी नहीं, 10 साल पहले से ही वो यूज करते हैं। बट माइंड मैप हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। माइंड मैप आप, आपको बिजनेस नया जनरे शुरू करना है ना, उसके लिए भी माइंड मैप यूज कर सकते हो। आपको आपका खुद का टास्क करना है, पर्सनल टास्क है, उसके लिए भी माइंड मैप यूज कर सकते हो। आपको कुछ नया चीजें सीखाना है बच्चों को, तो भी माइंड मैप यूज कर सकते हो। आपको नया टेक्निक सीखना है तो भी माइंड मैप यूज कर सकते हो। इट इज अ टूल, यू कैन यूज इट फॉर एनी पर्पज। बस वो यूज करने आना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी है ना, तो मुझे अगर मेरा टास्क भी है, बहुत बहुत सारा मेरा काम पेंडिंग है, तो मैं माइंड मैप ड्रॉ करती हूँ एक पेज पे कि मेरा क्या क्या टास्क है, और उसको फिर मैं नंबर 1 2 3 4 देते जाती हूँ कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है, या फिर मतलब डेडलाइन किसका है, ऐसा लिखते जाती हूँ। कोई भी माइंड मैप का मतलब क्या है, आपको टेक्स्ट नहीं लिखना है, आपको डायग्राम करना है, इतना सिंपल है। माइंड मैप मतलब हमारे दिमाग में रहता है कुछ कुछ, उसको हमें सेग्रीगेट करना है, क्लस्टर करना है, दैट इज माइंड मैप। वो ऐड करना है। हाँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप ऐसा हमारा 100 पेपर्स रेफर नहीं करते सर हम इंट्रोडक्शन में। और इंट्रोडक्शन लिखने के लिए 100 पेपर रेफर भी नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, 5 to 10, मैक्स टू मैक्स 10 रेफरेंसेस होने चाहिए फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हमने चैप्टर जो किया था ना, मैंने चैप्टर एक लिखा था स्कोपस का, वो अभी मेरा अगले महीने आएगा, 1 साल से वो चल रहा था उसका काम। तो वहाँ पे मेरे 30 रेफरेंसेस मैंने दिए थे इंट्रोडक्शन के बेसिस पे, लेकिन फिर वो चैप्टर मेरा 70 पेज का हो गया था। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है। हमारा टारगेट अभी क्या है, 6 to 7 पेज का एक पेपर बनना है। तो उसके लिए 1 पेज का इंट्रोडक्शन है, तो उसमें एक डायग्राम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज आप यूज़ करते हो तो ज़्यादा डायग्राम भी नहीं चाहिए, लेकिन एक छोटा सा डायग्राम दिया तो फिर वो अच्छा रहेगा ना। इसलिए 5 to 10 रेफरेंसेस, नॉट मोर देन। जितना भी फिर आप मतलब वेबसाइट रेफर करो, बुक रेफर करो, लिटरेचर पेपर रेफर करो, वेबसाइट रेफर करो, कुछ भी। अभी मैंने वेबसाइट का बताया, इसलिए मैंने अभी वो आपको बोला है कि वेबसाइट अभी यूज़ करो, 10 वेबसाइट्स, एंड उसका मुझे डायग्राम बना के दिखाइए। यस। हाँ। नहीं नहीं नहीं, बताती हूँ आपको। 1.1 वाला ऐसा कुछ आता नहीं है। देखो, ये मैंने आपको बताया था ना, 1 2 3 4 मैंने टेक्स्ट ऐड करते गए। ठीक है, अब मान लो कि आपका पूरा टेक्स्ट आपका रेडी है। अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, मान लो ये डायग्राम आपने खुद ड्रॉ किया है। ठीक है, तो पीसी वाला है जो, ये आपको रेफरेंस नंबर 7 और 8 से मिल गया। तो 7 और 8 यहाँ पे ऐड करते जाओ। 1.1 वगैरह कुछ नहीं चलता है इधर। ठीक है, ये IEEE का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको आगे का रेफरेंस देना है 5। ठीक है, आगे रेफरेंस देना है 6। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 और 6 यहाँ पे ऐड किया। 5 और 6 मान लो कि पीसी के रिलेटेड है, नोटबुक जो है वो 7 और 8 के लिए, सीधा सीधा आपको रेफरेंसेस देते जाना है। हाँ हाँ, सिंपल, यहाँ पे 1.1 वगैरह सब एक ही, एक पेज पे नहीं आता है ना सर, ये तो रेफरेंसेस पहली बात तो सबसे लास्ट में आता है। अभी आपका कितना आने वाला है, 1 to 10 आने वाला है, मैक्स टू मैक्स 15 आप ऐड ले लो। लेकिन 20 30 रेफरेंसेस मत लो यूज करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च में हमें कुछ अच्छा है तो भी वो हम आगे यूज करेंगे, उसको इंट्रोडक्शन में रेफर मत करो फिर। कुछ अच्छा, बहुत अच्छा पेपर मिल गया आपको, लेकिन उसका एलआर भी अच्छा है और लिटरेचर भी अच्छा है, कुछ अलग ही कंक्लूजन ड्रॉ कर मतलब ड्रॉ कर सकते हैं आप उसमें, तो उसको आप बाद में रेफर कर सकते हो।
यहाँ पे है क्या, मुझे बताइए। टाइटल है आपका, मतलब ये जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन है ना, तो इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट होना चाहिए उसमें, ऐसा। हम्म, ठीक है, समझ में आया? तो आपको अभी क्या करना है, अभी हमारा कल तो लेक्चर नहीं रहेगा, तो जिन्होंने टाइटल नहीं लिया है उनको टाइटल लेके फाइनल करना है, जिन्होंने टाइटल लिया है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ है उनको एब्स्ट्रैक्ट फाइनल करना है, जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट फाइनल किया है उनको इंट्रोडक्शन शुरू करना है। अभी तीनों लेक्चर आएंगे, आज का भी आपका मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ रात को ही, सो दैट यू कैन रेफर टू दैट एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस इंट्रोडक्शन टिल संडे। ठीक है, कल हम कल तो नहीं लेक्चर, परसों हम सिर्फ कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स का इतना डिफिकल्ट नहीं है। कीवर्ड्स देखने के बाद हम आपका रेफर करेंगे और हम उसको थोड़ा सा फाइनल करते जाएंगे, रिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन। लेकिन मुझे इंट्रोडक्शन भेजो तब तक आप। डेडलाइन सेट करो, डेडलाइन सेट नहीं किया तो फिर लेट हो जाएगा, और 6 मंथ्स में 6 पेपर नहीं पॉसिबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम निकालो और कंप्लीट करो। ठीक है, ओके, चलो। तो अभी हम मिलते हैं परसों। अभी ये ना, हमें हमारा टाइम हमेशा ऐसे ही रहेगा सर, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। वो लास्ट वीक में एक लिया नहीं था नेट के एग्जाम की वजह से, इसलिए कल भी लिया था हमने, वो कंपनसेट करने के लिए। अदरवाइज 3 डेज अ वीक, क्योंकि आपको एक एक घंटा करना भी है ना काम, ऐसा नहीं सिर्फ लेक्चर सुनते हैं, आपको करना भी है। तो दूसरे दिन उसी टाइम पे बैठो और कंप्लीट करो। मतलब एवरी डे यू सिट एट योर पर्टिकुलर प्लेस, 9 to 10 आप टाइम डिवोट करो फॉर रिसर्च एक्टिविटी, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो। तो अभी मिलते हैं परसों, जितना होगा उतना परसों रेडी रखो, और संडे तक आपका टिल इंट्रोडक्शन एवरीथिंग शुड बी रेडी। ओके, चलो मिलते हैं परसों। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।